और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आगे शुरू करें। चलो आगे हम करते हैं। अब कंटिन्यू अपना लास्ट लेक्चर, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब मैं आपको उसके बाद एक और क्वेश्चन कराता हूं, देखो। और ये थोड़ा, आप इस क्वेश्चन को अगर देखें ध्यान से तो लगेगा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, अगर उस कंसेप्ट से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बार जब आप देखोगे तो लगेगा ये तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। तो लेकिन ऐसा है नहीं। जो कंसेप्ट आपको बताया उस कंसेप्ट को यूज करो। और कंसेप्ट क्या था, आपको एक्स्ट्रा मीन, एक बार मीन की इक्वेशंस बनानी है, जब मीन कंडीशंस थी वो वाली इक्वेशन बनानी होती है। और उसके बाद जब हमने एक्स्ट्रा उस पर उसको पुल किया, वो इक्वेशन निकालनी होती है, उस केस में रिस्टोरिंग फोर्स की। एंड देन उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है और हमारी नेट फोर्स पे आती है, यानी कि एक्स्ट्रा फोर्स आती है। और वहीं से हमें इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट पता लगता है कि इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट कितना होगा। तो वही चीज हम यहां पर करने जा रहे हैं। देखो, सपोज करो हमने एक रिजिड सपोर्ट लिया और इस रिजिड सपोर्ट से हम क्या करते हैं, कुछ ब्लॉक्स को एक ब्लॉक कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। ये मैंने एक वायर ले लिया और इस तरीके से मैं कनेक्ट कर रहा हूं उसको। ये देखो हमारा, ये हमने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया और हमें दिखाना है, या निकालना है हमें इसका कि इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट इस सिस्टम का कितना होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया कि दो ही चीज आपको कंसीडर करनी होती है। नंबर वन, मीन पोजीशन की इक्वेशन निकालना, और मीन पोजीशन में नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स विल बी 0। और उसके बाद डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम द मीन एंड रिलीज। उसके बाद क्या करना है आपको, जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स है ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट, ये ब्लॉक ऑस्किलेट, वो आपको एक्स्ट्रा या नेट रिस्टोरिंग फोर्स निकालना होता है। और उसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में तो क्या दिखाता है, हमारा एक्स्ट्रा फोर्स की वैल्यू निकल जाती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसएचएम। तो देखते हैं यहां पर, इसको सॉल्व करते हैं। एज्यूम कर लो उसमें कि जैसे मीन पोजीशन, दो ही सिचुएशन मैंने ली। तो सबसे पहला लेता हूं एट मीन। मीन पोजीशन पे अगर मैं लूं, मान लो कि जब इसको मैंने हैंग किया लोड को, मान लेते हैं जो इसका मास है वो m है, तो mg उसका वेट हो जाएगा। जब इसको मैंने इसको लोड को हैंग किया तो सपोज करो कि उस टाइम ये डिस्प्लेस हो चुका है। मान लो कोई भी हम टेंशन ले लेते हैं, उस केस में t। तो t हमने इस पर टेंशन ले लिया, इधर भी टेंशन t, इधर भी टेंशन t, ऐसे यहां भी आप टेंशन t करोगे और यहां भी ऐसे टेंशन t करोगे और इधर भी टेंशन टी। क्योंकि जब एक सिंगल स्ट्रिंग होता है, जब एक ही वायर होगा, ये सारा एक ही वायर है ना, तो एक ही वायर में सब जगह सिंगल वायर में सेम टेंशन होता है। ये आपने कनेक्टेड वर्जन में किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने यहां पर, ये देखो, पूरे वायर में एक ही टेंशन दिखा दिया है। अब यहां पर देखो क्या है, जब इसको हमने हैंग किया तो लोड कुछ एक्सटेंड किया होगा, वायर लोड कुछ नीचे मूव किया होगा, डिस्प्लेस हुआ होगा। मान लेते हैं x नॉट है, लेट द टोटल जो उसमें, या x1 या कुछ भी आप ले लो। तो मान लेते हैं, चलो x1 ले लिया, तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ मीन पोजीशन पे, लेट x1, ठीक है। और टेंशन सब में मैंने क्या दिखा दिया इसमें, t। तो इक्विलिब्रियम पे अगर आप पोजीशन निकालोगे एट मीन और इक्विलिब्रियम, तो क्या दिखाएगा आपको, देखो एट मीन और इक्विलिब्रियम। तो मीन या इक्विलिब्रियम के केस में यहां पर क्या हो जाएगा, T माइनस एम जी। अगर आप देखोगे ध्यान से तो वही सारी चीजें हम कर रहे हैं जो हमने पहले के क्वेश्चंस में किया था। कोई अलग सा चीज हम नहीं कर रहे हैं इसमें, लेकिन थोड़ा इसमें बहुत सारे हमने स्प्रिंग्स ले लिए, बहुत सारे इसमें हमने पुलिस ले ली। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा देखने में, बट इज नॉट सो मच कॉम्प्लेक्स, उतना मुश्किल नहीं है ये। तो टी इक्वल्स टू क्या हो गया, एम जी। ये हमारा मीन वाली कंडीशन होगी। अब सपोज करो
ये जो टेंशन है देखो, ये जो पूरे वायर में सेम टेंशन है, तो जब ये मीन पोजीशन पे था तो ये स्प्रिंग कुछ ढीला हुआ होगा, ये स्प्रिंग कुछ एक्सटेंड किया होगा, एक ही बात है, ये भी कुछ एक्सटेंड किया होगा, ये भी कुछ एक्सटेंड किया होगा, ये भी कुछ एक्सटेंड किया होगा, तो सारे स्प्रिंग में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन हुआ होगा। तो मान लेता हूं इसमें जो एक्सटेंशन हुआ वो x1 है, इसमें जो हुआ वो x2 है, इसमें जो हुआ वो x3 है, इसमें जो हुआ वो x4 है। इस स्प्रिंग में मान लो, एज्यूम कर लो कितना एक्सटेंशन हुआ, कितना ढीला हुआ, मान लो x1, ये कितना ढीला हुआ, x2, ये कितना हुआ, x3, ये कितना हुआ, x4। तो अगर आप ये देखोगे तो 2t, अगर यहां से इक्वेशन लगाना शुरू करो, देखो 2t विल बी इक्वल टू व्हाट, 2t अगर बोलेंगे 2t माइनस kx1, k1x1, 2t माइनस k1x1, वो नेट फोर्स आ जाएगा पुल्ली के ऊपर, और पुल्ली का मास क्या है 0, तो ma इक्वल टू 0, तो m इज 0, तो ma इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2t माइनस k1x1 इक्वल टू 0, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 2t आ जाएगा इसका आपका 2k1x1, ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी, ये इसके लिए आ गए, सॉरी यहां पर 2 नहीं आएगा, 2t इक्वल टू k1x1। तो ये आपका, ये सारी इक्वेशंस में मीन वाली बना रहा हूं, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं ये स्प्रिंग कितना ढीला हुआ, कितना एक्सटेंड किया, x1, ये कितना एक्सटेंड किया, x2, x3, और ऐसे ये x3 और ये ऐसे ही x4, मतलब ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, स्लाइटली नीचे आएगा, कैसे, x1, x2, x3 और x4। तो इस वाले के लिए बनाऊं तो 2t इक्वल टू kx1, ऐसे इसके लिए बनाऊंगा तो क्या आएगा, देखो 2t इक्वल टू जाएगा, और सब पे क्योंकि फोर्स तो सेम है ना, सबका तो एक साथ लिख देते हैं, 2t इक्वल टू kx1, 2t इक्वल टू kx2, 2t इक्वल टू kx3, 2t इक्वल टू kx4, तो सारा क्या हो जाएगा, k1x1, k2x2, k3x3 और k4x4, ये हमने इक्वेशन ये बना दिया, मीन पोजीशन की इक्वेशन बना दी हमने इसमें, समझ में आया यहां तक। अब क्या करते हैं, सपोज करो इस लोड को हमने थोड़ा सा मान लो यहां ले गए, इस पोजीशन पे ले गए मीन के बाद, और एक्सटेंशन कितना क्या लेट x, मान लो x इसमें एक्सटेंशन किया, तो अब इस पर यानी इक्वेशन आपकी बन गई, 2t की जगह क्या डाल सकते हो, देखो यहां डालना चाहोगे तो t होता है mg, तो 2t कितना हो जाएगा 2mg, 2mg इक्वल टू k1, 2mg इक्वल टू k1x1 इक्वल टू k2x2 इक्वल टू k3x3 इक्वल टू k4x4, ये आपकी इक्वेशन यहां से हो गई। अब क्या करते हैं, इसको हम मीन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, तो लिख देते हैं लेट ब्लॉक डिस्प्लेस्ड या स्ट्रेस्ड या पुल्ड बिलो बाय स्मॉल डिस्टेंस x डिस्टेंस, इसको हमने पुल किया। अब उस केस में मान लो जो इसमें एक्सटेंशन हुआ, सपोज करो पहले हमने क्या लिया था उसमें x1, या इसको ऐसे दिखा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब मान लो इसमें एक्सटेंशन हुआ, कहां तक चला गया था, x4 तक चला गया था, तो बहुत लंबे डिजिट्स हो जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा करता हूं 0 1 कर देता हूं, और ये कर देता हूं 0 2, ये कर देता हूं 0 3, और ये कर देता हूं 0 4, ये ले लिया हमने इस तरह से। ये तो x1 की वैल्यू x1 x2 x4 बहुत लंबा हो जाएगा ये, इसलिए ऐसे करते हैं इसको 1 2 0 3, और ये हो गया 0 4, इस तरह से इसको मैंने दिखा दिया। तो ये आपका मीन पोजीशन वाली इक्वेशन आ गई। अब हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमने स्प्रिंग को कितना, ब्लॉक को कितना हमने स्ट्रेच किया, x। अब एक चीज देखो, जब हम x इसमें स्ट्रेच करेंगे तो नेट फोर्स कितना आएगा इसके ऊपर, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, नेट फोर्स कितना होगा ब्लॉक पे। अब मान लो जो टेंशन है वो कुछ और होगा, टी डैश मान लेते हैं, तो टी डैश टी डैश टी डैश, सब जगह टी डैश कर देता हूं, देखो मैं सब जगह टी डैश कर देता हूं, इसी को चेंज कर देता हूं, तो सब जगह कितना हो गया, टी डैश हो गया। तो अब क्या बोलेंगे इसको, टी डैश mg माइनस टी डैश इक्वल टू mg, यानी कि F लिख देते हैं उसको, ये नेट फोर्स आ गया इसके ऊपर, दिस इज अ नेट फोर्स। ठीक, इसमें नोट करते रहना क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी, तो मैं यहां पर इसको बार बार इरेज करूंगा, तो ये नोट करते रहना इसको। तो ये हमारा नेट फोर्स आ गया जो इस पे हुआ। अब एक चीज देखो, जब स्प्रिंग को हमने कितना, ऑब्जेक्ट को हमने कितना स्ट्रेच किया, x, या कितना बिलो लेंगे इसको हम x, तो ये जो x जो कंपनसेशन होगा, अब वायर तो इनएक्सटेंसिबल है,
वायर तो इनएक्सटेंसिबल है। तो मान लिया मैंने इसमें एक्सटेंशन हुआ x1, अब दोबारा यानी कि ये जो ऊपर गया, ये मान लो यहां तक चला गया, यहां था, सपोज करो यहां चला गया, कितना ऊपर गया ये x1, ऐसे ये कितना नीचे आया x2, ये कितना ऊपर गया है x3, ये कितना ऊपर गया है x4। अब यहां पर क्या होगा, तो टोटल x होगा, टोटल x वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x4। ठीक, ये कैसे हुआ, कंस्ट्रेंट से, जैसे बताया था आपको। देखो जब ये x ऊपर गया, मान ली x1 ऊपर गया, तो पुल्ली में पूरा x1 ऊपर जाएगा, तो ये पूरा x1 अगर ऊपर जाएगा तो ये तो ढीला होगा नहीं, यानी कि पूरी जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही लेंथ इसकी इंक्रीज करनी चाहिए, उतनी इसकी इंक्रीज करनी चाहिए, तो ये तो गिरेगा नहीं क्योंकि ये तो रिजिडली सपोर्टेड है। इसका मतलब टोटल जो लूज होगा वो ये वाला वायर लूज होगा, और ये यानी ये अगर पुल्ली अगर मान लो ये x1 एक्सट्रैच हुआ है, तो ये पुल्ली भी x1 ऊपर जाएगा, और ये जो लेंथ होगी इसकी, ये जो लेंथ चेंज होगी इसकी, वो फिर इसकी प्लस इसकी हो जाएगी, यानी कि 2x1 हो जाएगी। ऐसे ही इसको जितना हम नीचे खींचेंगे तो इधर की भी लेंथ इंक्रीज हुई, इधर की भी लेंथ इंक्रीज हुई, तो वही आ जाएगा 2x2। क्लियर है? तो कंस्ट्रेंट से क्या हो गया कि टोटल जितना हमने इसमें इसको पुल किया है उसका ट्वाइस यहां, ट्वाइस यहां, ट्वाइस यहां, ट्वाइस यहां, सबका सम करेंगे तो टोटल एक्सटेंशन आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ऐसे हमने इसको ले लिया, दिस इज द टोटल एक्सटेंशन। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। तो ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम वाली, और एक ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट में, अब यहां पर अगर आप देखो ध्यान से, तो यहां पर 2t डैश किसके इक्वल आएगा, 2t डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, 2t डैश विल बी इक्वल टू जितना भी इसमें एक्सटेंशन हुआ है, तो एक्सटेंशन कितना हुआ है इसमें, पहले कितना था x01, अब कितना एक्सटेंशन हुआ x1, तो टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ x01 प्लस x1। तो क्या लिखेंगे इसमें, यहां अगर हम इसकी इक्वेशन लिखे तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, तो टोटल अगर इसमें लिखोगे एक्सटेंशन तो क्या हो जाएगा, टोटल एक्सटेंशन विल बी, इसके लिए अगर मान लो फोर्स की हम सेकंड लॉ की इक्वेशन लगाएं तो दैट विल बी इक्वल टू 2t कितना दिया, t डैश, 2t डैश ले लिया इसमें, तो 2t डैश इक्वल टू व्हाट, 2t डैश इक्वल टू k1 और x01 प्लस x1। समझ में आया, बिल्कुल सेम डिटो, देखो जैसे मैंने यहां इक्वेशन बनाई थी, जैसे यहां बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही बना रहा हूं। अब यहां पर क्या ले लिया है, 2t डैश ले लिया, क्योंकि t डैश है तो t डैश इज 2t डैश, और एक्सटेंशन कितना है, पहले x01 था, अब दोबारा और फर्दर एक्सटेंशन कितना हुआ x1 ऊपर क्या नहीं, ऐसे ही x1 नीचे आया x ऐसे, तो वही हमने ले लिया, टोटल एक्सटेंशन इज x01 x1, तो ये हमारा 2t1 आ गया। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो ट्राई करें इसको, तो ये हमारा जाएगा, देखो 2t डैश कितना हो गया, फिर ये 2t डैश, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 हमारा जाएगा 2t डैश माइनस 2mg, 2t डैश माइनस 2mg, कैसे, क्योंकि k1 x01 2mg है, तो यहां से जाएगा 2t डैश, और यहां जाएगा इसकी जगह k1 x01 की जगह हम क्या ले सकते हैं 2mg, इसको मैं इधर ले गया तो माइनस हो गया, और नीचे आ जाएगा हमारा k1, तो ये x1 की वैल्यू आ जाएगी, देखो क्लियर है। सबसे पहले क्या निकाला हमने, देखो यहां से 2t डैश इक्वल टू, यहां पर लगा दिया हमने न्यूटन का सेकंड लॉ, क्योंकि पुल्ली का मास 0 है जैसे पहले था, तो दिस माइनस दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, हम इसको इधर लेंगे, तो 2t डैश इक्वल टू k1 k01 प्लस k1, और k1 k01 किसके इक्वल है, 2mg के इक्वल है, तो इसको मैं 2mg कर दिया, इसको इधर ले गया, और k1 जब आएगा k1 x1 आएगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x1 हमारा ये जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप करोगे तो ऐसे ही अगर आप करोगे तो x2 कितना आएगा, 2t डैश माइनस 2mg अपॉन k2 इक्वल आ जाएगा x2 के, ठीक। ऐसे ही x3 कितना आ जाएगा, x3 कितना आ जाएगा, अब इसमें हो गई जगह की प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, लिख देते हैं x3, देखो दिख रहा है क्या, तो इसमें एक और लिख लेते हैं, चलो 2t डैश माइनस 2mg अपॉन k3 इक्वल टू x3, और ऐसे ही मैं चलो यहां कर देता हूं, लास्ट में जरा सा बचा, 2t डैश माइनस 2mg अपॉन k4 इक्वल टू x4, ये आ गया। अब ये जो k1 k2 k3 k4 की वैल्यूज आई हैं, ये आप इसमें डाल दो, इसमें डाल दो,
तो क्या हो जाएगा, अब इसको मैं डायग्राम की वैसे जरूरत नहीं है तो डायग्राम को यहां से हटा देता हूं, आप इसको पॉज करके और नोट कर लो। मैं डायग्राम यहां से हटा देता हूं, ध्यान रखना। तो ये मैंने इसको डायग्राम यहां से हटाया क्योंकि इसकी जरूरत हो गई अब खत्म। हाँ जी, अब देखो क्या करेंगे, तो x हमारा कितना आ गया, x इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कर दो आप, 2 टाइम्स ऑफ दिस, कितना जाएगा 2 टाइम्स ऑफ व्हाट। अच्छा, इसमें अगर मैं सीधा ही कर दूं x1 प्लस x2 प्लस x4, तो सब में कॉमन ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा सब में 2, सब में 2 है देखो, तो डायरेक्ट मैं यहाँ 4 कर देता हूँ, देखो 4 आ जाएगा। और क्या बच जाएगा अंदर, देखो ऐड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू t डैश माइनस mg अपॉन k1 प्लस t डैश माइनस mg अपॉन k2 प्लस t डैश माइनस mg अपॉन k3 प्लस t डैश माइनस mg अपॉन k4, ये आ गया हमारा, ये टोटल x आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, देखो t डैश माइनस mg किसके इक्वल है, देखो कहां गया t डैश माइनस mg, वेयर इज t डैश माइनस mg, t डैश माइनस mg हमारा नेट फोर्स होगा, कहां गया कहां गया कहां गया, ये mg माइनस t डैश, mg माइनस यहां पर वैसे t डैश माइनस mg होना चाहिए, t डैश माइनस mg इक्वल टू नेट फोर्स, तो इसकी जगह हम कर सकते हैं नेट फोर्स। तो x इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, f k1 f k2 f k3 f k4, और यहां से आप f कॉमन ले लो, तो व्हाट इज f, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, f विल बी इक्वल टू x अपॉन 4 1 अपॉन k1 1 अपॉन k2 1 अपॉन k3 प्लस 1 अपॉन k4, ये आ गया हमारा इसका, और ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट, दिस इज द इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट, ये हमारा इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट आ गया। क्लियर हुआ सब कुछ, समझ में आया? एक बार और समझा देता हूं, देखो अभी डायग्राम यहां से मैंने हटा दिया, तो आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब उस डायग्राम में देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिया है कि मीन कंडीशन, सब में हम ऐसी चीज करते हैं, इसमें थोड़ा लेंथी था क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक्स थे, बहुत सारे स्प्रिंग्स थे और बहुत सारी पुल्लीज थी, इसीलिए हमें थोड़ा सा ये मुश्किल लगा। यहाँ पर 4 लिया, 4 लिया, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कितना एन तक हो सकता है, तो एन तक एक्सटेंड हो जाएगा और क्या होगा। हाँ, तो सबसे पहले हम सभी चीजों हम क्या करते हैं, पहले मीन वाली इक्वेशन निकालते हैं। तो मीन पर टेंशन मान लिया स्ट्रिंग में टी, वेट है mg, तो t माइनस mg 0, तो t इक्वल टू mg। उसके बाद हमने क्या करा, हमने देखा कि जो डायग्राम में अगर ध्यान से देखो तो सब में हमने टेंशन, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन t मान लिया था। तो पहले पुल्ली की अगर हम बात करेंगे तो एक्सटेंशन कितना हुआ है पहले वाले में, k0 1 ले लिया हमने, ऐसे ही x0 1 ले लिया, ऐसे x02 x03 x04, तो 2t इक्वल्स टू दिस दिस एंड दिस एंड दिस, सारे इक्वल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि पहले पुल्ली की जब हम बात करेंगे तो पुल्ली पे कितना था टेंशन 2t, और नीचे की तरफ क्या था kx01 k1 x01, ऐसे 2 ऐसे 3 ऐसे 4, तो यहां पर हमने t की जगह डाल दिया mg, तो 2mg इक्वल्स टू दिस। ये हम सब में करते हैं, कोई नई चीज नहीं करते हैं, बस यहां पर क्या बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्प्रिंग्स हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, मान लो हमने स्प्रिंग को ये स्टेप फर्स्ट हो गया आपका, ऐसे मानो तो ये स्टेप फर्स्ट, नाउ दिस इज स्टेप सेकंड। अब सेकंड स्टेप में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मान अब क्या किया हमने, उसको मीन से नीचे डिस्प्लेस किया बाय अमाउंट x, ब्लॉक को x डिस्टेंस नीचे ले गए। तो जब ब्लॉक को हम x नीचे ले जाएंगे तो स्प्रिंग, जो पहला स्प्रिंग है वो कितना ऊपर गया, मान लो x1 सपोज करो, है ना, तो x1 अगर ऊपर जाएगा तो जब पूरा पुल्ली x1 ऊपर गया तो वो दोनों को कंपनसेट करेगा, दोनों साइड के वायर को। तो एक तरफ का तो रिजिड था, तो इसका मतलब जो वायर जो कंपनसेट करेगा, फिर सारा उसको दूसरे वाले में करना पड़ेगा। तो अगर ये स्प्रिंग x1 ऊपर गया है ना, तो वायर कितना लूज हुआ होगा पहले वाले से 2x1, ऐसे इसका 2x2, ऐसे 2x3, ऐसे 2x4, ठीक। तो टोटल एक्सटेंशन को हमने इस टर्म्स में लिख लिया। उसके बाद हमने फिर थर्ड स्टेप हो गया हमारा, ये स्टेप थर्ड है, आगे पीछे लिखा है, ध्यान रखना आपने, आप सीक्वेंस में लिखना, सबसे पहले ये, उसके बाद ये, देन ये। थर्ड स्टेप में क्या होगा, लेट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज नाउ t डैश, तो t डैश माइनस mg इक्वल्स टू f, तो ये हमारा आ गया। और उसके बाद हमने यहां से क्या किया है, हाँ, फिर इक्वेशंस लगाई उसके लिए, अलग अलग क्या कहते हैं इसको, अलग अलग पुल्लीज के लिए। तो जैसे हमने यहां बनाई थी वैसे यहां कर दिया। तो 2t डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, k, नाउ द एक्सटेंशन इज k01,
इक्विलिब्रियम का एक्सटेंशन था, अब K1 हो गया, तो टोटल एक्सटेंशन दिस। ऐसे ही यहां से हमने K1 01 की जगह लिख दिया हमने यहाँ पर 2mg, फिर इसको उधर लेंगे तो 2t डैश माइनस 2mg इक्वल्स टू x1, ऐसे ही सबका निकाल दिया, x2 x3 x4 निकाल दिया। ये जो x1 x2 x3 की वैल्यू आई है हमने पुट कर दिया, जो स्टेप सेकंड था उसमें डाल दिया, ये डाल दिया इसमें हमने। तो डालने के बाद क्या आ गया देखो, ये आ गया। ठीक, उसके बाद हमने सब में 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 सब में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो 4 कर दिया इसको। और t डैश माइनस t इज व्हाट, t डैश माइनस t इज f, एक्स्ट्रा फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्किलेशन। तो हमने यहाँ पर सबकी जगह f कर दिया, f कॉमन ले लिया, इस तरीके से हमने इसको दिया, तो f इक्वल्स टू आ गया x अपॉन 4 1 अपॉन k1 1 अपॉन k2 1 अपॉन k3 1 अपॉन k4। तो ये हमारा एक्स्ट्रा आ गया, और ये इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट आ गया 1 अपॉन 4 दिस इज द इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट अगर बोलेंगे, तो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट है क्या यहाँ पर, तो पॉज करके नोट कर लिया होगा, नोट कर लो सारा। Equivalent force constant this will be what K equivalent आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन K1 1 अपॉन K2 1 अपॉन K3 1 अपॉन K4। ध्यान रखना, चाहे कितने भी स्प्रिंग हो, ये कॉमन फार्मूला बन जाएगा, एक Kn तक बन जाएगा। तो ये हमारा ये आ गया। ठीक, तो ये इस तरीके से हमने, अच्छा इसको अगर मान लो एक्स्ट्रा फोर्स के कंसेप्ट से समझेंगे, तो देखो एक में कितना था, एक में कितना था, mg इक्वल्स टू डिवाइड करोगे k1 x1 अपॉन 01, ऐसे ही सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो स्प्रिंग का ये जो ब्लॉक नीचे हुआ है, उस पर जो फोर्स लग रहा है ना, जैसे एक स्प्रिंग एक की बात करो, एक पुली की बात करो, तो टोटल फोर्स जो था वो 2 हिस्सों में बट गया, इसमें बढ़ गया ना। तो एक ये जो तो एक से कनेक्टेड है, तो यहां पर 2 की जगह क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, क्योंकि हमें एक का निकालना है। तो सब में अगर देखोगे तो यहां पर क्या है, इसका mg अपॉन k1 x1 अपॉन 2, उसका भी हाफ क्या जाएगा 4, तो 1/4 ऑफ व्हाट, जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट है उसका रेसिप्रोकल। ऐसे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्प्रिंग पुली सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस किए। अब इसके बाद हम कुछ ग्रुपिंग वाला दोबारा से न्यूमेरिकल्स करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। जब स्प्रिंग की ग्रुप करेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करके क्या देखते हैं, सब में हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट निकालेंगे, जहां भी इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट निकाल रहे हैं, सब में हम वही चीज कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा ग्रुपिंग के कंसेप्ट दोबारा से आते हैं, थोड़े से अलग अलग तरह के डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कहां पर क्या आता है। तो सपोज करो यहां पर हमने एक लिया, ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, ये स्प्रिंग कनेक्ट किया इस पर मैंने, और यहां पर मैंने इस तरीके से ब्लॉक रख दिया, मान लो ये ब्लॉक रख दिया, ट्रायंगुलर ब्लॉक है ना। और उसके बाद हमने ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ध्यान रखेंगे, यहां पर एक स्प्रिंग कनेक्ट किया और इसको रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया, ये रिजिड सपोर्ट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। और ये जो एंगल लिया हमने, ये जिस एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ है, ये एंगल हमने मान लो 45 डिग्री ले लिया, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 45 लिया क्योंकि सबसे इजीएस्ट है। अब क्या करेंगे, देखो मान लो इस ब्लॉक को थोड़ा सा हमने इसमें डिस्प्लेस किया, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन की चीज तो कट ही जानी है, तो मीन पोजीशन को छोड़ो, अब मीन के बाद जो एक्स्ट्रा है उसी को लेकर हम इसमें यूज करते हैं। तो सपोज करो इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मान लो एक्स किया, एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया एक्स, तो ये जो ब्लॉक है पूरा अगर एक्स गया, तो ये भी अगर हम मान लेते हैं, सपोज करो कितना इसको हमने यहां तक ले गए, मान लो एक्स ले, ये एक्स इधर ले, तो ये जो है इधर वाला डायरेक्शन जो मूवमेंट होगा इसका, ये भी एक्स हो जाएगा। तो अगर ये एक्स है तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो स्प्रिंग कितना खींचा, स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ भाई, एक्स जो मूवमेंट हुआ वो तो ये हुआ ना, तो स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा, इसका कौन सा कंपोनेंट निकालोगे, ये हो जाएगा, और इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ये, और ये हो जाएगा इसका बेस, और ये हो जाएगा इसका एस, इस तरह से बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये अगर मान लो x है तो ये हो जाएगा आपका x cos 45, x cos 45। तो स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ, x cos 45, ठीक है। तो इसके यानी हमने इसको खींचा तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन हुआ x cos 45 हुआ। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना हुआ स्प्रिंग के अंदर,
रिस्टोर, इसमें भी फोर्स कांस्टेंट इसका के कर देते हैं, मान लो इसका भी के कर देते हैं, K1 K2 ले लो, कोई बात नहीं। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑन स्प्रिंग, कितना रिस्टोरिंग फोर्स पे डेवलप हो, देखो कितना जाएगा, K1 और x cos 45 ये जाएगा। और cos 45 कितना होता है, ये k ही रख देते हैं क्योंकि हमने k ही ले लिया इसको। cos 45 होता है 1/√2, तो दिस विल बी kx/√2। ये एक्सटेंशन आ गया, यानी कि अगर हम इस ब्लॉक को x इधर करेंगे तो स्प्रिंग कितना एक्सटेंड होगा, इतना एक्सटेंड होगा, यस पर ये इतना एक्सटेंड होगा x/√2, तो रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा इसमें ये, ठीक। अब इस फोर्स को क्या करेंगे हम, ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे फोर्स है, ऐसे फोर्स है, तो इस फोर्स का दोबारा सब ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे। तो अब ये डायग्राम ऐसे बनेगा, देखो ये हो गया ऐसे, और ये इसका हमें ये वाला, ये 45 है, ये f है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा f cos 45। तो इधर वाले मान लो x ले लो, तो इधर x fx कर देते हैं इसको, चलो fx, तो fx जो होगा दैट विल बी fx इक्वल्स टू f का cos 45 दोबारा से, तो f इंटू cos 45 कितना, f कितना था हमारा k x/√2 और cos 45 इज 1/√2, दैट विल बी k x/2, ये आ गया fx, ठीक। अब इस पर रेस्टोरिंग फोर्स देखो इस तरफ है, अब इनको इस लाइन की बात करो, इस ब्लॉक जो ऑस्किलेट करा उस ब्लॉक की बात करते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उससे तो कोई मतलब नहीं है, fy से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि fy जो है वो इससे मूवमेंट तो ऐसा नहीं हो रहा ना, मूवमेंट तो इस तरीके से होगा, तो हम x कंपोनेंट जिसको मैंने x एक्सिस मान लिया उसके अलावा हम ले रहे हैं, इधर फोर्स हो गया x1, यानी इस ब्लॉक पे दो फोर्स हो गया, एक इधर के साइड में और एक, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये भी इसको ऐसे खींचेगा, तो इस पर जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो भी इधर ही होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, यानी इस ब्लॉक पे दो फोर्स है सेम डायरेक्शन में, तो पैरेलल हो गया, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में, दैट इज पैरेलल, तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, मान लेते हैं f डैश है, दैट विल बी f प्लस fx, ये हो जाएगा, f कितना है, कितना एक्सटेंशन हुआ इसमें kx, इस पर कितना हुआ इतना kx/2, तो दिस विल बी x कॉमन ले लो, kx/2, तो दिस विल बी 3/2 k into x, ये आ गया, देखो ये नेट इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट आ गया इसका, ये नेट रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, इस पर नेट रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। एक बार और समझ लो इसको, देखो हमने क्या किया इसमें, हमने क्या कि मान लो ये ब्लॉक है, ब्लॉक को थोड़ा सा स्लाइटली, अगर देखो ज्यादा पुल कर दोगे तो ये एंगल विल चेंज, तो इसलिए हमें ज्यादा इसको पुल नहीं करना, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पुल करना है, कि जितने से हम ये एज्यूम करेंगे ये जो एंगल है ये एंगल चेंज नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा इसको हमने ऐसे पुल किया, तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक है पूरा का पूरा इधर चला जाएगा, हल्का सा एक्स डायग्राम दिखा है ऐसा गया, तो यानी ये जो ब्लॉक है यहां से अगर देखो तो ये भी कितना ढीला होगा, इधर कितना जाएगा, एक्स जाएगा, तो इसका फिर ये वाला कंपोनेंट निकाला हमने, तो कितना हो गया, दैट विल बी ऐसे, हां दिखा ये एक्स है, इधर इधर क्या जाएगा, x cos 45, अगर हम इसको 45 ले लो, ये 45 है, तो x cos 45 हुआ, यानी स्प्रिंग कितना ढीला हुआ, स्प्रिंग ढीला हुआ x cos 45, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना आया, x cos 45 का x k टाइम्स, तो k टाइम्स ऑफ x/√2, यानी दिस। अब उसके बाद अगर आप देखोगे ये f को दो कंपोनेंट कर सकते हैं, x और along y, है ना, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, fx f cos 45, y वाले कंपोनेंट से यहां पर मतलब नहीं है क्योंकि इधर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये आ गया हमारा x kx/2, तो इधर आ गया, यानी कि ये स्प्रिंग इसको ऐसे स्ट्रेच कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो x f होगा ये इसका डायरेक्शन ये होगा, तो fx का भी डायरेक्शन ऐसे होगा, और इसको हमने ऐसे किया तो इस पर भी फोर्स ऐसे लगेगा, तो दोनों फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में है, टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, द नेट फोर्स विल बी, नेट रेस्टोरिंग फोर्स विल बी f प्लस fx, दिस एंड दिस, इसका हो गया एक्सटेंशन था x, तो fx इसमें आया, ये डायरेक्शन आया इसका kx/2, सॉल्व किया, दैट इज 3/2 kx, तो इस तरीके से यहाँ जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट इसका ये आ गया। टाइम पीरियड करना चाहोगे तो टाइम पीरियड विल बी दिस 2 पाई अंडर रूट m और अपॉन k की जगह 3/2 k 2 पर जाएगा, तो इस तरीके से हमने ये टाइम पीरियड निकाल दिया। ये बेसिकली हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम है इसका फोर्स इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट निकालना, वो हमने निकाल दिया। क्लियर है, आगे बढ़े। ऐसा ही चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, और उसको फिर
वही ग्रुपिंग के कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे। तो पॉज करके नोट कर लो, आगे करते हैं। देखो अब इसमें हम एक और डायग्राम बना रहे हैं। देखो इस तरह से ये हमारा ब्लॉक है, लेट दिस इज अ ब्लॉक। ये हमने एक स्प्रिंग लिया, ये हमने एक स्प्रिंग लिया, अरे क्या बना दिया, एक हमने ये स्प्रिंग लिया, ये स्प्रिंग लिया, ये मास ले लेते हैं, इसका m है तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ध्यान रखेंगे। के 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 सबका फोर्स कांस्टेंट के लेते हैं, और ये जो एंगल ले लिया मैंने इसका, ये 45 एंगल ले लिया। 45 में बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 45 से सिंपलेस्ट कैलकुलेशन होगा। आप कोई भी ले सकते हो, 30 40 कोई भी एंगल ले लो, तो जो भी लोगे वो आपका यहां से एंगल आ जाएगा। अब ये देखो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये है कि वहां तक भूल जाओ आप, क्योंकि वो जो बाद में अगर करोगे इक्विलिब्रियम लोगे और फिर उसको माइनस करोगे, नेट रिस्टोरिंग फोर्स जब निकालोगे तो कैंसिल ही हो जाता है बार बार। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग वाले में वो चीजें को हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा लगेगा दिखने में ये। तो इसलिए हम जो आगे अब बात करेंगे इसमें, वो हम इक्विलिब्रियम के बाद की बात करेंगे, यानी जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा उसी की बात करेंगे सीधा। तो सपोज करो इसको हमने वही, जैसे अभी हम इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था, एक्स इसको हम नीचे ले गए मान लिया, तो अच्छा नीचे ले लेंगे, यहाँ भी वही बात है, ये जो हमें डिस्प्लेस करना है बहुत ही स्लाइटली अमाउंट में करना है, नहीं तो फिर एंगल चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो प्रैक्टिकली दिस एंगल इज नॉट चेंजिंग, 45 ही है। तो थोड़ा सा मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास था, थोड़ा सा इसको हमने इधर डिस्प्लेस किया, मान लो यहां तक आ गया, तो कितना इसमें एक्सटेंशन हुआ, एक्स। तो अगर मैं एक और डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपका, तो ये पहले था, ये पहले था, अब ये इस तरह से आ गया, यहां पर ये इधर आ गया, यहां चला गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इसको मैंने, थोड़ा सा इसको मैंने डिस्प्लेस किया इसको, यहां कितना डिस्प्लेस किया, एक्स लेंथ इसको डिस्प्लेस किया। अब यहां से स्ट्रिंग, अब देखो अब स्प्रिंग कितना स्ट्रेच होगा, इसमें ये एंगल कितना था, ये एंगल 45 था, तो ये एंगल 45 तो और क्या होगा फिर, तो ये भी एंगल 45 आएगा, ये भी एंगल 45 आएगा, ना सॉरी ये एंगल 45, ये एंगल 45 आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइंस, लगभग ऑलमोस्ट पैरेलल 45 आ रहा है, तो ये 45 एंगल हो गया 45। तो अगर ये x किया तो ये कितना आ जाएगा, x cos 45, इसका भी कितना आएगा, x cos 45, यानी ये जो यहां से यहां तक की जो लेंथ जो इसकी एक्सटेंड की, x cos 45, ये जो एक्सटेंशन हुआ इसमें, ये ऐसे इसका कितना हुआ, x cos 45, ये इसमें इतना एक्सटेंशन हुआ है। तो इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ये मान लो स्प्रिंग ऐसा है, ठीक है, तो इसमें इतना एक्सटेंशन हुआ, तो इधर मान लेता हूं चलो F1, इधर मान लेता हूं F2, इसका F2 मान लेता हूं, ठीक है। और इसको हम पीछे किए, दो तरह स्प्रिंग है, और इसको जो नीचे वाला था उसमें कितना होगा, सीधा kx होगा, ठीक। तो इसमें अगर देखोगे तो kx1, तो F1 कितना आएगा, kx cos 45, यानी कि kx बाय रूट 2, ऐसे ही F2 कितना आ जाएगा, kx बाय रूट 2, ठीक। अब उस फोर्स का, ये जो फोर्स आया, ये फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में ऐसे, इसका फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में ऐसे, तो इसका फिर हम ये इसको देखो इस दो लाइन में डिवाइड कर दिया मैंने, ये और एक ये, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे F1 के भी, x और y, इसके भी x और y, तो दोनों का जो x ये वाला कंपोनेंट है ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा जितना इसका इधर आएगा उतना इसका आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना यार, ये दोनों फोर्सेस इक्वल है। तो cos 45 इसका इधर, साइन वाला इधर, दोनों बोथ विल कैंसिल, और ऊपर दोनों का एक ही कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज cos 45। तो इसका मतलब नेट अगर हम देखेंगे तो अच्छा, एक में स्प्रिंग जो था, स्प्रिंग ये वाला जो स्प्रिंग था, इसका मैं डायग्राम में यहाँ कितना स्ट्रेच किया, इसको मैंने x स्ट्रेच किया है, कंप्रेस किया है, तो इस पर जो टोटल ऊपर की तरफ फोर्स है वो F ही रहेगा, F इक्वल टू उसका हो जाएगा K, ये F3 कर देता हूं उसको, K और x इतना हो जाएगा। तो अगर इसको आपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, देखो ये था F1, ये था F2, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ ये जाएगा F1 cos
तो अगर ध्यान से देखो तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, टोटल रिस्टोरिंग फोर्स विल बी F प्लस F1 प्लस F1 cos 45 प्लस F2 cos 45, ये टोटल रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। तो F की वैल्यू आ गई kx, ये था हमारा cos 45 1/√2 होता है, F1 और F2 इक्वल है दोनों, तो यह जाएगा आपका kx/2, kx/2, यह जाएगा kx/2, ठीक। तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा फिर ये, दिस विल बी k/2 k 2k, तो f आ जाएगा आपका, यहां लिख रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं, f आ जाएगा आपका 2k इंटू एक्स। तो ये आपका इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट आ गया। तो k इक्विवेलेंट कितना आ गया इसमें 2k। एक बार और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखो क्या किया हमने, ये हमने सिस्टम लिया, इस सिस्टम को हमने नीचे, इसको छोड़ो यहीं से समझो, इसको हमने नीचे किया कितना x, तो ये कितना खींचा, यानी कितना एक्स्ट्रा खींचा, ये पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, कितना एक्स्ट्रा खींचा, इसको हम नीचे ले आएंगे तो इतना एक्स्ट्रा खींचा ये, क्योंकि ये दोनों ऐसे होगा, इतना एक्स्ट्रा खींचा, तो ये कितना हो गया आपका x का cos 45, क्योंकि ये x नीचे गया ना, इसको हमने कितना नीचे ले गए, हम x नीचे ले गए, तो ये हो जाएगा आपका x cos 45, ऐसे x cos 45, ठीक है। तो फिर ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा इसका इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा, और नीचे वाला स्प्रिंग है उसका रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ होगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको दो एक्सिस ले लिए, इधर x इधर ले लिया हमने y, तो F1 और F2 का हमने y कंपोनेंट निकाल दिया, तो दैट विल बी अगेन कितना हो जाएगा, दैट विल बी अगेन ये kx cos 45, तो kx cos 45 ये आ गया F1 F2, उसका हमने cos कंपोनेंट डायरेक्ट नहीं निकालते, देखो ये डायरेक्ट लिया F1 cos 45 F2 cos 45, और cos 45 इज 1/√2, और F1 की वैल्यू भी वही है, X2 की वैल्यू वही, दोनों सेम है, तो ये सीधा kx/2 हो जाएगा, ये भी kx/2 हो जाएगा, सबको ऐड कर दिया, तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स जो आ गया इसके ऊपर वो इतना आ गया 2k इंटू एक्स, तो k इक्विवेलेंट इज 2k, इनको ऐड कर दिया, ये आ गया। तो इस पूरे स्प्रिंग सिस्टम का कॉम्बिनेशन का कितनी फोर्सेस देखो, दिस एंड दिस, इसमें कितना रिस्टोरिंग फोर्स था kx, इसमें कितना रिस्टोरिंग फोर्स था kx/√2, इसमें कितना था kx/√2, तो इस दोनों का हमने वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दिया अलोंग y एक्सिस, कितना आ गया ये और ये। उसके बाद हमने सबको ऐड कर दिया, क्योंकि इसका भी ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स होगा, इसका भी ऊपर की तरफ होगा ये वाला कंपोनेंट, इसका भी ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स आया इधर और इधर आया F1 और F2, तो दिस विल बी द टोटल रिस्टोरिंग फोर्स, सबको ऐड कर दिया, k इक्विवेलेंट आ गया। तो इस तरीके से हमने ये स्प्रिंग सिस्टम का ये हमने कॉम्बिनेशन किया, नोट करके इसको पॉज करके नोट कर लो। आगे अब हम नेक्स्ट इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, और फिर हम इस वीडियो को कर देंगे एंड, इस वीडियो को फिर कर देंगे एंड, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करेंगे सिंपल पेंडुलम। तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो एक और लास्ट हमारा क्वेश्चन इस तरह से करेंगे कि हमने ये ले लिया दो ब्लॉक, मान लो एक ब्लॉक ये ले लिया, और ये हमने यहाँ पर स्प्रिंग से कनेक्ट किया इसको, और दूसरा ब्लॉक ले लिया ये, इसका मास मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं m2, फोर्स कांस्टेंट मान लेते हैं स्प्रिंग का k। अब सपोज करो हमने क्या किया, इस ब्लॉक को हमने दोनों ब्लॉक को स्ट्रेच करके और छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेशन शुरू कर देगा। तो मान लेते हैं, तो इसमें एक्सटेंशन हुआ वो x1, इसमें जो एक्सटेंशन हुआ वो x2, तो टोटल एक्सटेंशन जहां तक हमने ये मीन पोजीशन है, मीन के बाद हमने स्ट्रेच करके फिर छोड़ दिया, तो इसमें x1 इसमें x2, तो टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ x1 प्लस x2 इक्वल्स टू x, दिस इज द टोटल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। अब एक चीज देखो कि जब इस पर हमने दोनों इस ब्लॉक इस सिस्टम पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमने इसको छोड़ दिया, तो जब ये ऑस्किलेट कर रहा था, तो एक्सटर्नल फोर्स तो उस टाइम नहीं था, और किसी भी ऑस्किलेटिंग बॉडी पे या किसी भी मूविंग बॉडी पे जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करता, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि जब ये ऑस्किलेट कर रहा होगा तो सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या फॉर्मूला होता है पता है, चेंज इन द, आपने पढ़ा है पहले जब आपने रोटेशनल मैकेनिक्स किया था, तो वहां पर आपने सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम निकाला था, क्या था याद करो कि m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस x2 इक्वल टू xcm होता था। तो ये था आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो चेंज इन पोजीशन निकालोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा x1
डेल्टा x2 और डेल्टा x सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। अब यहां पर मैंने डेल्टा x1 को x1 लिख दिया, तो x1 इज डॉट पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, x2 इज चेंज इन पोजीशन, डेल्टा cm इज चेंज इन पोजीशन। और क्या होगा यहां पर कि यानी इसकी जगह मैंने यहां पर x1 ही लिख दिया है, तो ये हो जाएगा m1 x1 और यहां हो गया m2 x2 और ये हो जाएगा आपका 0। क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि यहां पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम ये वाला फार्मूला यहां पर यूज करेंगे तो लिखेंगे सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, देयरफॉर वी कैन से कि m1 माइनस x1, व्हाट इज y माइनस x1, ए ओरिजिन मान लो, इधर माइनस x1 इधर माइनस x2, तो m1 माइनस x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 0। There will be no change in the position of center of mass, तो m1 x1 इक्वल हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 x1 इक्वल टू m2 x2, ये आ जाएगा। ये आपका आ गया एक इक्वेशन, ये इक्वेशन ये बन गई थी, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो इसको, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, m2 x2। अब एक चीज देखो यहां पर, अगर मैं खाली इस ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो लग रहा है m1 x1 और एक लग रहा होगा m2 x2। m1 x1 भी इधर की तरफ होगा और जो उसको ये खींच रहा है वो भी इस साइड खींच रहा है, यानी कि ये खुद भी जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया इधर की तरफ तो वो भी इसको इधर खींच रहा है, यानी इसका फोर्स भी इधर होगा और इसका फोर्स भी इधर होगा, दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा। तो टोटल फोर्स विल बी ऑन दिस इज टोटल रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक m1, जो m1 ब्लॉक है उस पर टोटल रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा? k1 x1 प्लस k2 x2, दिस इज इक्वल्स टू लेट m1 a1 लिख दिया क्योंकि m1 इसका मास है, m1 पे लग रहा है, और a1 लेट a1 इज एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेलरेशन होगा। तो यह क्या इसमें, तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं कि क्या कॉमन ले सकते हैं, इस पर जो नेट हुआ फोर्स वो कितना, इसको क्यों ले रहे हैं हम, सॉरी इसको ये नहीं लेंगे, टोटल x1 और इस पर जो हुआ x1 प्लस x2, टोटल एक्सटेंशन जो है x1 प्लस x2, और इस पर क्योंकि हम ले रहे थे k1 x1 प्लस x2 इक्वल्स टू m1 a1, तो ये नेट रिस्टोरिंग फोर्स हुआ जो इस पर लग रहा है, kx1 प्लस k1 x2, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग तो एक ही है ना, स्प्रिंग को यहां दो थोड़ी है, तो टोटल एक्सटेंशन दिस, और इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो इसके लिए टोटल एक्सटेंशन अगर देखेंगे तो x का भी होगा प्लस इसका भी होगा, तो k2 x2 मत कर देना इसको, क्योंकि यहां पर जो हम ले रहे हैं खाली इसमें तो k1 x1 और प्लस k1 पर किसका x2 का, स्प्रिंग क्योंकि एक ही है, तो टोटल एक्सटेंशन जो है स्प्रिंग में वो x1 प्लस x2 है, तो इस पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, k1 x1 प्लस x2, इस पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, k2 x1 प्लस x2, है ना, और दोनों फोर्स होंगे सेम, दोनों फोर्स होंगे सेम, तो ये आ गया इसके ऊपर m1 x1, ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, यहां पर हम k1 x1 और x2 की जगह यहां से एलिमिनेट कर दो, वैल्यू निकाल दो, दैट विल बी m1 x1 अपॉन x2 सॉरी m2, दिस विल बी इक्वल्स टू m1 a1, ये हमारा m1 a1 आ जाएगा। एलसीएम ले लो और कॉमन ले लो, कितना x1 कॉमन ले लो, तो k1 x1 और ये आ जाएगा आपका m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, दैट विल बी इक्वल्स टू m1 a1, ये आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो k1 x1 किसके इक्वल आ गया, k1 x1 इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इंटू a। अब ये क्या है देखो यहां पर, ये यहां पर इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट है, इक्विवेलेंट मास है, तो यहां पर m इक्विवेलेंट होगा m1 प्लस m2 अपॉन अच्छा यहां पर k1 क्यों ले रहा हूं बार बार भाई, मैं k1 क्यों ले रहा हूं, k तो एक ही है ना, स्प्रिंग तो एक ही है, तो k1 k2 नहीं करेंगे ना इसमें, खाली k ही होगा, तो k ये जाएगा आपको m इक्विवेलेंट, इसको हमने ले लिया m1 इंटू n2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट मास,
ये इक्विवेलेंट मास हो गया। तो इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी कि m इक्विवेलेंट इंटू a इक्वल्स टू k इंटू x1, ये आ जाएगा। देखो ये इक्विवेलेंट मास आ गया। ऐसे ही इस पर करोगे तो वो भी यही आएगा कि m इक्विवेलेंट इंटू a1 इक्वल्स टू k, उस पर आ जाएगा m इक्विवेलेंट इंटू a2 और k इंटू x2, सेम आएगा। तो इस तरीके से अब जो यहां पर टाइम पीरियड होगा इसका, क्योंकि k तो चेंज हुआ नहीं है, तो टाइम पीरियड विल बी व्हाट, m इक्विवेलेंट अपॉन k, ये टाइम पीरियड इसका हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जब इस तरह से दोनों जब इसका फ्री होगा तो m इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, k तो उसका वही रहेगा पूरे सिस्टम का। एक बार और इसको समझ लो कैसे किया हमने इसको। मीन पोजीशन से इसमें एक्सटेंशन हुआ x2, इसमें हुआ x1, टोटल एक्सटेंशन x1 प्लस x2। उसके बाद हमने, क्योंकि हमने ये सिस्टम जो ऑसिलेट कर रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं चेंज होगी तो m1 माइनस चेंज इन द पोजीशन ऑफ m1 इज माइनस x1, चेंज इन द पोजीशन ऑफ x2 इज माइनस x2 प्लस x2, क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस, ऐसे ले लिया हमने ओरिजिन से। तो m1 माइनस x1 m2 x2 m1 प्लस m2 इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी 0। 0 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m1 x1 इज m2 x2। तो यहां से हम क्या करेंगे, m2 की वैल्यू x2 की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये रहेगा m1 x1 अपॉन m2। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे x2 की वैल्यू निकाल करके। अब यहां पर देखो, इस पर देखेंगे तो इस पर टोटल स्टर्लिंग फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कांस्टेंट कितना है इसका, टोटल स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कितना है भाई। इस पर जो फोर्स लगा रहा है पूरा स्प्रिंग तो लगा रहा है, इस पर लगा रहा है पूरा स्प्रिंग तो लगा रहा है, तो इस पर जो टोटल फोर्स होगा कितना होगा, k x1 plus x2, दैट विल बी द फोर्स ऑन दिस। इस पर अगर फोर्स निकालो तो क्या लिखोगे, k x1 plus x2 इक्वल्स टू व्हाट, m2 into a2। एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि मास अलग अलग है, बट फोर्स दोनों पर सेम होगा। जितना फोर्स इस पर उतना ही फोर्स इस पर, तभी तो नेट फोर्स 0 है ना। जितना फोर्स उस पर उतना ही फोर्स इस पर, नेट फोर्स विल बी 0। तभी तो हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज नहीं लिया है। हाँ, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर x2 की वैल्यू यहां से निकाल दी मैंने, कहां से, यहां से निकाल दी और यहां पुट कर दिया, सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया। आफ्टर दैट हमने रीअरेंज किया इसको, ऐसे लिख दिया इसको। रीअरेंज करने के बाद इस चीज को हमने मान लिया है m इक्विवेलेंट, तो ये इस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया। और m इक्विवेलेंट वहां पर क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आप यहां से देखोगे तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 अपॉन m इक्विवेलेंट प्लस 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस चीज को, इसको, ये जो है इसके इक्वल है, इसके m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसके इक्वल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो इक्विवेलेंट मास यहां पर देखो कम हो गया है। अगर ये अकेले वाइब्रेट करता है, यहां इसको रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर देते हैं और इसको स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं और स्लेट करता, तो टाइम पीरियड होता है m/k। यहां पर क्या है, m इक्विवेलेंट अपॉन k, और m इक्विवेलेंट इज लेस देन m1 और m2, दोनों से कम है। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हुआ है, कम हो जाएगा यहां पर, क्योंकि मास इक्विवेलेंट कम हो गया। तो इस तरीके से देखो यहां पर हमने कुछ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस लिए। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हमने किया, एक बार और अच्छे से आप समझो इन सारे क्वेश्चंस को, बीच बीच में देखो उसको कैसे कैसे किया क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो। और बेसिक कंसेप्ट तो सब में मैंने एक ही बताया, एक ही चीज लगता है कि एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स निकालो, और उसके बाद उसको, जब एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स की आपकी क्वेश्चन आ जाएगी, वहां पर देखो k कितना आ रहा है, k इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, तो वो आपको निकाला, फिर टाइम पीरियड उसका आ जाएगा इस तरीके से। तो और भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में इस तरह के स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करके देने की। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे अब सिंपल पेंडुलम, समझेंगे सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एंड देन वी फाइंड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द सिंपल पेंडुलम। फिर उसका हम टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करेंगे, और फिर उसमें हम अलग अलग तरह के सिंपल पेंडुलम देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड कब कब और कैसे चेंज होता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन द मीनवाइल आपको क्या करना है, ये सारी चीजों का रिवीजन करना है, पढ़ना है, और समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। बाय।